वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 19 अगस्त 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 17वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा रायपुर में। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 17वां दिव्य कला मेला आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं भारत सरकार में। तो इन्हीं के द्वारा इस मेले का उद्घाटन किया गया है। यह मेला कब से कब तक चलेगा? तो यह 16 अगस्त से 23 अगस्त 2024 तक। दिव्य कला मेला का जो पहला संस्करण था या पहला आयोजन था, ये कब हुआ था? 2022 में। दोस्तों ये जो दिव्य कला मेला आयोजित किए जाते हैं पूरे भारत में, इनमें दिव्यांग कलाकारों के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका क्रय विक्रय किया जाता है। और इसका उद्देश्य यह है कि जो दिव्यांग कलाकार हैं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। इसका आयोजन कौन करवाता है, यानी दिव्य कला मेले का आयोजन कौन करवाता है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अब यहाँ पर एक मेले की बात हुई है, तो भारत के प्रमुख मेले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गंगा सागर मेला किस राज्य में लगता है? ये लगता है पश्चिम बंगाल में। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में लगता है। अंबुबाची मेला कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यह असम राज्य में लगता है। नैना देवी मेला हिमाचल प्रदेश में लगता है। और कोलायत मेला ये राजस्थान राज्य में लगता है। माघ मेला प्रयागराज में लगता है, यानी उत्तर प्रदेश में। श्रावणी मेला झारखंड में लगता है। और मेडाराम जात्रा ये तेलंगाना राज्य में लगता है। और त्रिशूर पूरम ये केरल राज्य में लगता है। कुंभ मेला 4 जगह लगता है, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में। नौचंडी मेला मेरठ उत्तर प्रदेश में लगता है। और सोनपुर मवेशी मेला ये लगता है बिहार में। छत्तीसगढ़ की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 को। छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना था? तो यह मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। कैपिटल क्या है इसकी? रायपुर। राज्यपाल कौन है? रेमन ढेका, यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय, जो कि बीजेपी के लीडर हैं। तो ये हैं विष्णुदेव साय, तो ये चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क की बात करें तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क और इंद्रावती नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ राज्य में है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप स्टडी करके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा टेस्ट पास भी मिल जाएगा। तो टेस्ट पास में भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। और इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। तो आप ये टेस्ट जरूर प्राप्त करिएगा ऐप से। अगला क्वेश्चन है, 2024 पेरिस पैरालंपिक में ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी A और B दोनों। तो देखिए, पेरिस ओलंपिक आयोजित किए जा चुके हैं जिसमें भारत ने 6 मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। अब पेरिस पैरालंपिक शुरू हो गए हैं, तो उसके लिए फ्लैग बैरियर कौन बनाए गए हैं? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। अच्छा, अगर हम पेरिस ओलंपिक की बात करें तो ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक कौन कौन थे? PV सिंधु और अचंता शरद कमल। और जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी उसके ध्वजवाहक कौन थे? PR श्रीजेश और मनु भाकर। सुमित अंतिल का संबंध भाला फेंक से है, यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। और भाग्यश्री जाधव का संबंध शॉट पुट से है, ये है भाग्यश्री। पेरिस ओलंपिक खेलों का जो उद्घाटन समारोह है ये 28 अगस्त 2024 को पेरिस में किया जाएगा। और इस बार 17वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक आयोजित किया जा रहा है, जिसका आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक किया जाएगा। इस बार भारत ने अपना सबसे बड़ा दल भेजा है, जिसमें 84 एथलीट शामिल हैं, जिसमें 32 महिला एथलीट भी शामिल हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। भारत ने अब तक जितने भी पैरालंपिक खेले हैं उसमें कुल 31 मेडल जीते हैं, जिसमें 9 गोल्ड, 12 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। दोस्तों, मुरलीकांत पेटकर पैरालंपिक में पदक जीतने वाले, मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं।
इन्होंने 1972 में मेडल जीता हुआ था। दीपा मलिक भारत के लिए पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट हैं। इन्होंने 2016 में ये मेडल जीता था। यहाँ पर आप दीपा मलिक जी को देख सकते हैं। अबनी लेखरा पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। इन्होंने 2020 के टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ था। इनका संबंध शूटिंग से है, इस बात को भी आप याद रखिएगा, और ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो पैरा शटलर हैं प्रमोद भगत, तो उन्हें डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए अभी हाल ही में बैन किया गया है और इनका संबंध बैडमिंटन से है। PR श्रीजेश जूनियर पुरुष हॉकी टीम के अभी हाल ही में नए कोच बनाए गए हैं, ये हैं PR श्रीजेश। हरियाणा में पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग की शुरुआत की जाएगी। पेरिस ओलंपिक 2024 की क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर और PR श्रीजेश ध्वज वाहक बने थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में यानी जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता हुआ है। उन्होंने 89.45 मीटर का भाला फेंक करके सिल्वर मेडल जीता था। लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक भारत के सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाजी रेफरी बने हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल में गोल्ड मेडल जीता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य में एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना। इसकी घोषणा किसने की है? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने। और कब इसकी घोषणा की गई है? 15 अगस्त 2024 को। अच्छा, इसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। दोस्तों, इस योजना में राज्य के युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और इस योजना का लक्ष्य है 10 लाख नए MSME स्थापित करना। अच्छा, यहाँ पर MSME की बात आई है तो इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड CA डिस्कस कर लेते हैं। तो अवध शिल्प ग्राम में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का कुछ समय पहले आयोजन किया गया था। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल की सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार लखीमपुर खीरी जिले में 2000 करोड़ रुपए की लागत से एक बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित करेगी। अयोध्या में टाटा सन्स के द्वारा मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की आबादी 2024 में 19,918 हो गई है। हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए बनाए गए न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। और महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं, यानी डिफेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं भारत के? आंसर हो जाएगा राजेश कुमार। तो राजेश कुमार अब भारत के नए डिफेंस सेक्रेटरी बन गए हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने गिरधर अरमाने का स्थान लिया है। आपको याद रखना है कि गिरधर अरमाने 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, तो उनके स्थान पर राजेश कुमार रक्षा सचिव बनाए गए हैं। दोस्तों, पुण्य सलिला श्रीवास्तव को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति के विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में दीप्ति उमाशंकर की नियुक्ति की गई है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं? कटी किथला श्रीनिवास। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं? दीप्ति गौड़ मुखर्जी। व्यय विभाग वित्त मंत्रालय सचिव कौन बने हैं? मनोज गोबिल। कुछ और महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं, जैसे अभी हाल ही में डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार बनाई गई हैं। और सील नागू पंजाब और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नवीन चंद्र झा SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO बनाए गए हैं। विक्रम मिश्री देश के नए विदेश सचिव बने हैं। NS राजा सुब्रमणी उप सेना प्रमुख बने हैं। अच्छा, अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारतीय सेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है और CDS कौन है। तो ये दोनों पॉइंट आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रदीप सिंह खरोला NTA के महानिदेशक बने हैं, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक कौन बने हैं? प्रदीप सिंह खरोला।
राजेंद्र खन्ना एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाए गए हैं और टीवी रविचंद्रन डिप्टी एनएसए बनाए गए हैं। डॉक्टर BN गंगाधर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने हैं और रवि अग्रवाल CBDT के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अनुराग अग्रवाल संसद सुरक्षा के प्रमुख बनाए गए हैं। देवेंद्र झाझरिया भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष हैं और निखिल जोशी बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। तो ये सभी नियुक्तियां आप नोट कर लें, एग्जाम की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इवेंट की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत के द्वारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इवेंट की मेजबानी की गई है। यह एक प्रकार से आप सम्मेलन मान सकते हैं और इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी संबोधित किया है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विकास में भागीदार देशों की मदद के लिए ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव रखा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। दोस्तों, जब 2022 में इंडोनेशिया में G20 सम्मेलन आयोजित किया गया था तो उस समय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट शुरू हुआ था। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ क्या है? तो यह 100 से ज्यादा देशों का एक समूह है और इसमें अधिकतर वो देश शामिल हैं जो कहीं ना कहीं कम विकसित हैं। तो इसमें एशिया और अफ्रीका के देश आते हैं। यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं। तो जिस प्रकार से आप पृथ्वी देखते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बटी हुई है, उसी प्रकार से पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं उनको दो भागों में बांट दिया गया है, विकसित देश और कम विकसित देश। तो यहाँ पर आप एक मैप देख पा रहे हैं जिसमें दुनिया दो भागों में बटी हुई है, बीच में एक लाइन है। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये ग्लोबल साउथ के अंतर्गत आता है। लेकिन आपको याद रखना है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड नहीं आते हैं। और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ग्लोबल नॉर्थ कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उन्हीं का ये समिट है। कौन? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इवेंट। हाल ही में आयोजित किए गए कुछ प्रमुख समिट डिस्कस करते हैं। जैसे बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन 2024 भारत में आयोजित किया गया है। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर की 46वीं बैठक 2024 नई दिल्ली में आयोजित की गई है। विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण 20 से 24 नवंबर 2024 तक गोवा में किया जाएगा। 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में किया गया है। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2024 स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली के अपुलिया में किया गया है। भारत और ब्राजील के बीच 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है। और स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने ही देश के नागरिकों को देश छोड़ने का ऑफर दिया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्वीडन। तो देखिए दोस्तों, अभी स्वीडन की सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि स्वीडन के जो नागरिक हैं वो अगर स्वीडन को छोड़ना चाहते हैं तो वो छोड़ सकते हैं। यानी कि अगर वो स्वीडन की संस्कृति को पसंद नहीं करते हैं या वो स्वीडन की संस्कृति में घुल मिल नहीं पाए हैं तो वो स्वीडन को छोड़ सकते हैं। तो ऐसा ऑफर दिया है स्वीडन की सरकार ने। इसके अलावा अगर कोई नागरिक स्वीडन को छोड़ता है तो उसके बदले में उसे कुछ पैसे भी दिए जाएंगे। तो पैसे कितने दिए जाएंगे? 10,000 स्वीडिश क्रोन यानी लगभग 80,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर कोई बच्चा देश छोड़ता है तो उसको 40,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के नियम अभी हाल ही में लागू किए गए हैं स्वीडन में। पहले ये नियम प्रवासी लोगों के लिए था, यानी कि जो दूसरे देश के लोग हैं जो स्वीडन में आकर के बसे हुए हैं, पहले उनके लिए ये नियम था। लेकिन अब यह नियम स्वीडन के जो मूल नागरिक हैं उनके लिए भी लागू कर दिया गया है। स्वीडन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीरिया, सोमालिया, ईरान और इराक से आए हुए लोग काफी मात्रा में बसे हुए हैं। स्वीडन की अगर हम बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी सीमा फिनलैंड और नॉर्वे से लगती है और राजधानी क्या है इसकी? स्टॉकहोम। सम्राट है कार्ल गुस्ताव और प्रधानमंत्री हैं उल्फ क्रिस्टरसन। और आपको याद रखना है कि स्वीडन अभी 2024 में नाटो का 32वां सदस्य बना है। देखिए दोस्तों, आपको नोबेल पुरस्कार याद होंगे, तो यह किस देश में प्रदान किए जाते हैं? तो यह स्वीडन देश में प्रदान किए जाते हैं। लेकिन जो नोबेल शांति पुरस्कार है ये नॉर्वे देश में दिया जाता है। ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में लाओस देश के द्वारा
रामलला के स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया गया है। यानी कि अयोध्या के राम मंदिर में जो रामलला की मूर्ति है उसका डाक टिकट जारी किया है लाओस देश ने। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने टोक्यो जापान में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। WHO ने एमपॉक्स को अभी हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख बनाए गए हैं। तुर्की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दे दी है। और तुर्की में अभी दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि तुर्की की सरकार के द्वारा इंस्टाग्राम को भी बैन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कितने देशों की आधिकारिक यात्रा पर हैं? आंसर हो जाएगा 5 देशों की। तो दोस्तों, भारत के विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री हैं पवित्रा मार्गरेटा, तो वो 5 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं। तो पहला देश है डोमिनिकन गणराज्य, दूसरा है ग्वाटेमाला, तीसरा देश है अल सल्वाडोर, चौथा है पनामा और 5वां देश है त्रिनिदाद और टोबैगो। तो इन 5 देशों की वो यात्रा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि जो लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देश हैं उनके बीच के संबंधों को आगे बढ़ाना। देखिए, जब वो डोमिनिकन गणराज्य की यात्रा करेंगे तो उस दौरान वो वहां के राष्ट्रपति यानी डोमिनिकन गणराज्य के राष्ट्रपति लुइस एबिनेडर के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। इसके अलावा जब वो ग्वाटेमाला की यात्रा करेंगे तो वह यूनेस्को हेरिटेज सिटी एंटीगुआ का भी दौरा करेंगे। दोस्तों, अब हम उन देशों को मैप में देख लेते हैं जिनकी यात्रा पवित्रा मार्गरेटा कर रहे हैं। तो पहला देश है डोमिनिकन गणराज्य। तो यहां पर आप डोमिनिकन गणराज्य को देख सकते हैं, यहां पर स्थित है। और फिर दूसरा देश है ग्वाटेमाला, तो ये है ग्वाटेमाला। फिर तीसरा देश है अल सल्वाडोर, तो यहां पर स्थित है अल सल्वाडोर। और फिर चौथा देश है पनामा, तो देखिए यहां पर स्थित है पनामा। और 5वां देश है त्रिनिदाद और टोबैगो, तो यहां पर है त्रिनिदाद और टोबैगो। तो इन 5 देशों की यात्रा करेंगे पवित्रा मार्गरेटा। अब इन सभी देशों की राजधानियां डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी है सेंटो डोमिंगो, ग्वाटेमाला की राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी, अल सल्वाडोर की राजधानी है सैन सल्वाडोर, त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन और पनामा की राजधानी है पनामा सिटी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टारबक्स के CEO कौन बने हैं? तो ब्रायन निकोल अभी हाल ही में स्टारबक्स के CEO बनाए गए हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन का स्थान लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं लक्ष्मण नरसिम्हन और ये हैं ब्रायन निकोल। ठीक है, तो इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। अच्छा, ये स्टारबक्स क्या है? तो यह कॉफी हाउस की एक कंपनी है। ठीक है, इसकी स्थापना 1971 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन के सिएटल में स्थित है। प्रमुख कंपनियों के CEO डिस्कस करते हैं। जैसे गूगल और अल्फाबेट के CEO हैं कौन? सुंदर पिचई, ये आप देख सकते हैं। यूट्यूब के CEO हैं नील मोहन, ये भी भारतीय मूल के हैं। फेसबुक के CEO हैं मार्क जुकरबर्ग, अमेजॉन के CEO हैं एंडी जेसी, माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्य नाडेला, ट्विटर के CEO हैं लिंडा याकारिनो, एडोब के CEO हैं शांतनु नारायण, IBM के CEO हैं अरविंद कृष्णा और टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO कौन है? एलन मस्क। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है? दादर, पनवेल, कांदीवली और दहिसर रेलवे स्टेशनों को अभी हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। यह योजना कब शुरू की गई थी? तो यह योजना 2023 में शुरू की गई थी और दादर, पनवेल, कांदीवली और दहिसर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना की बात करें तो यह रेल मंत्रालय की योजना है। इसके अंतर्गत जो रेलवे स्टेशन है उनका पुनर्विकास किया जाता है। ठीक है, तो अगर किसी रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत शामिल किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसका पुनर्विकास किया जाएगा, यानी नई नई सुविधाएं वहां पर ऐड की जाएंगी। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2023 में। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023 को शुरू हुई थी। आरोग्य मैत्री 13 जनवरी 2023 को, जल जन अभियान 16 फरवरी 2023 को,
75/25 पहल स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है, ये 17 मई 2023 को शुरू हुई थी। अमृत धरोहर योजना 5 जून 2023 को। विवाद से विश्वास 2.0 योजना वित्त मंत्रालय की योजना है, यह 2 अगस्त 2023 को शुरू हुई थी। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, ये वित्त मंत्रालय की योजना है, यह 1 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी और पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 को शुरू हुई थी और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को शुरू की गई है। आज के इस लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किस दिन को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 19 अगस्त को। तो हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ये है कि उन लोगों को याद करना जिन्होंने मानवता को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो यह दिवस पहली बार 2009 में मनाया गया था। अगस्त माह के प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं, जैसे 1 अगस्त को विश्व लंग कैंसर दिवस, 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस, 3 अगस्त को राष्ट्रीय तरबूज दिवस, 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस भी मनाया जाता है, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस भी मनाया जाता है, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस, 14 अगस्त को विभाजन विभीषका स्मृति दिवस, 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस, 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है, 26 अगस्त को मदर टेरेसा की जयंती होती है, 26 अगस्त को ही महिला समानता दिवस भी मनाया जाता है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 30 अगस्त को नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे मनाया जाता है और 30 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? अट्टम को। इसरो के द्वारा EOS-8 सैटेलाइट किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? SSLV-D3 से। जम्मू कश्मीर में कितने साल के बाद विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाएंगे? 10 साल के बाद। पाई तोंग तार्न सिनवात्रा किस देश की पीएम बनी है? थाईलैंड। साइंटिस्ट RN अग्रवाल का निधन हो गया है, उन्हें किस मिसाइल का जनक माना जाता है? अग्नि मिसाइल। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का कितने खिलाड़ियों का दल भेजा जा रहा है? 84। जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी कौन बने हैं? नलिन प्रभात। डेंगीआल किस रोग की वैक्सीन है जिसका तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है? डेंगू। एम्पेल तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? जापान। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा रेडियो कार्यक्रम शुरू किया है? किसान से बात। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल को डिस्कस करेंगे। जैसे एलोरा की गुफाओं को 1983 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, यह महाराष्ट्र में है। इसी प्रकार से 1983 में महाराष्ट्र की अजंता की गुफाओं को और 1983 में उत्तर प्रदेश के आगरा के किला को और 1983 में ही उत्तर प्रदेश के ताजमहल को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। 1984 में ओडिशा के कोणार्क के सूर्य मंदिर और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के स्मारक समूह को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। 1985 में राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और असम के मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि कैबिनेट सचिव कौन बने हैं, तो टीबी सोमनाथन कैबिनेट सचिव बने हैं। तो लगभग इसका आंसर सभी लोगों ने टीबी सोमनाथन बताया हुआ है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, स्टॉकहोल्म किस देश की राजधानी है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों पीडीएफ के लिए आप स्टडी करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर चैनल मिल जाएगा। इससे आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की सुविधाएं मिल जाएंगी, जैसे पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स, ये सभी मिल जाएगा। जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक की ई बुक मिल जाएगी आपको ऐप पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2024 के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिलेगी। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट रोज ऐप पर आयोजित किया जाता है, तो इसको आप वहां पर दे सकते हैं।
जैसे ही आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ये डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। ई बुक वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, इसके अलावा टॉपिक वाइज जीके की ई बुक भी मिल जाएगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इनको फॉलो कर लीजिएगा।